हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले हमने चैप्टर के नाम से ही इस चैप्टर का ओवरव्यू लिया। हमने समझा कि हमें इस चैप्टर में बात क्या करनी है, किस बारे में पढ़ना है। तो हमने कहा जैसे कि नाम था बायोमोलिक्यूल्स, हमने चैप्टर के नाम से देखा कि बायो का मतलब होता है लिविंग और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है लाइक एलिमेंट्स का ग्रुप कह सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिस्ट्री में भी करते हैं। तो हमने कहा कि हमें इस चैप्टर में मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री वाले मॉलिक्यूल्स नहीं। हमें जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो लाइक हमें ये पढ़ना है हमें हमारी बॉडी की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को सब बोरिंग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी टफ समझते हैं। आराम से समझेंगे तो बहुत इजी चैप्टर है। तो फिर हमने कहा कि सबसे पहले हमने देखा कि बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या होती है। हमने कहा कि ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उनको जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। फिर हमने देखा कि बायोमोलिक्यूल्स के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको नाम दिया था हमने केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस में हमने क्या किया था, हमने कोई भी एक लिविंग टिश्यू लिया था। लाइक हमने लीवर ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, कुछ भी। तो हमने लीवर लिया और उसको हमने अच्छे से ग्राइंड किया और उसमें हमने एक चीज़ डाली थी जिसका नाम था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमने सिर्फ यही क्यों डाला, कुछ और भी तो डाल सकते थे। तो हमने कहा कि हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसलिए डाला क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती है। लाइक अगर हमें किसी चीज़ की स्टडी करनी है तो ऑफकोर्स हम उसके अंदर कुछ ऐसा डालेंगे जो उस चीज़ के साथ में रिएक्ट ना करे, तभी तो हम उसे स्टडी कर पाएंगे। अगर कोई चीज़ उसके साथ में रिएक्ट कर गई तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जाएंगी, तो फिर स्टडी ही नहीं कर पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होता है। फिर हमने देखा कि हमें दो चीज़ें देखने को मिली थी। एक था हमारा एसिड इनसॉल्यूबल, दूसरा था हमारा एसिड सॉल्यूबल। एसिड इनसॉल्यूबल को हम कह रहे थे रिटेंटेड, जिसमें आ रहे थे मैक्रोमोलिक्यूल्स। फिर हमने कहा एसिड सॉल्यूबल में आ रहे थे हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स, इनको हम फिल्ट्रेट भी कह रहे थे। हमने कहा कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ होता है मोर देन 10,000 डाल्टन, वहीं पे जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ होता है 80 to 800 डाल्टन। फिर हमने ये भी बात की कि हमें एसिड सॉल्यूबल में क्या क्या देखने को मिलता है, एसिड इनसॉल्यूबल में क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस बारे में हमने कल डिटेल में बात की थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है या फिर किसी को अभी जो मैंने बताया वो समझ नहीं आ रहा, तो आप वो वाली वीडियो देखिए, क्योंकि ऑफकोर्स मैं उतने डिटेल में अभी 2 मिनट में नहीं बता पाऊँगी जितना मैंने कल बताया। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेटाबोलाइट्स। देखिए, मेटाबोलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, दूसरे होते हैं सेकेंडरी। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो प्राइमरी वो होते हैं जो उनके खुद के काम में आते हैं। लाइक मैं अगर कुछ बना रही हूँ, लाइक मान लीजिए कि अगर मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक फ़ेस वॉश बनाया, ठीक है, मैंने अगर एक फ़ेस वॉश बनाया और अगर वो चीज़ मेरे काम में आ रही है भाई, मतलब अगर मैं भी उसे यूज़ कर पा रही हूँ उस फ़ेस वॉश को, तो यानी कि वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। वहीं पे अगर वो फ़ेस वॉश ऐसा है कि लाइक मेरी ऑयली स्किन है और अगर मैं उस फेस वॉश को यूज़ कर पा रही हूँ, तो यानी कि वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। मैंने बनाया और मैं ही यूज़ कर पा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने वो चीज़ बनाई और मैं ही यूज़ कर पा रही हूँ, तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। वहीं पे अगर मैंने फेस वॉश बनाया लेकिन वो फेस वॉश सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन के लिए है, तो ऑफकोर्स मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी, तो यानी कि वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, बायो की लैंग्वेज में। मेटाबोलाइट्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में वो आते हैं जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं भाई? प्लांट्स की आप बात करें तो उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब करवाना। अगर इन सब में रिक्वायर्ड हैं, इन सब में वो काम में आ रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। वहीं पे सेकेंडरी में क्या होता है कि उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। ठीक है, और डायरेक्ट रोल कहाँ पे नहीं होता? ग्रोथ और डेवलपमेंट में। वो कोई डायरेक्ट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में यार। ठीक है, और इनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी हमें नहीं पता होते। इसमें हमारे पास में दो चीज़ आ जाती है। देखिए,
ये जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये पेड़ों के खुद के काम में नहीं आ रहे, लेकिन हम इंसानों के काम में आ रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि वो बना रहे हैं, जिसने वो चीज़ बनाई और उसके काम में आ रही है तो वो प्राइमरी होगा, लेकिन जिसने वो चीज़ बनाई उसके काम में ना आके दूसरों के काम में आ रही है वो सेकेंडरी। तो अब ये चीज़ पेड़ों ने बनाई है लेकिन उनके काम में नहीं आ रही, बट हम इंसानों के काम में आ रही है, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अब इंसानों के काम में कैसे आ रही है, इनके जैसे कि हमारे पास में इकोलॉजिकल रोल होता है इनका। इकोलॉजिकल रोल मतलब आप समझते हैं, तो इसमें आ जाता है हमारे पास में साइनोटॉक्सिन्स, या एग्जांपल होता है, इसे हमें याद रखना होता है। ये हम ह्यूमंस के काम में आ रहा है यार, हम लोग इससे अपने बहुत सारे काम ले रहे हैं। फिर एक टेबल आती है जो मैंने यहाँ पे बनाई है, इसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, याद करनी होती है ये चीज़, और इतनी टफ भी नहीं है यार, एक दो बार ही पढ़ेंगे तो याद होती है। देखिए पिगमेंट्स होते हैं कुछ कुछ, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ठीक है। फिर हम कहते हैं कुछ एल्कलॉइड्स आते हैं। एल्कलॉइड्स के बारे में हम पढ़ते हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, वहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं एल्कलॉइड्स के बारे में। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती हैं हमें देखने के लिए, जैसे कि एल्कलॉइड्स करते क्या हैं, ठीक है, ये सब पढ़ने को मिलता है। तो अभी एल्कलॉइड्स में हमारे पास में होता है मॉर्फिन और कोडीन। फिर आ जाते हैं टेरपनॉइड्स। टेरपनॉइड्स में आते हैं हमारे पास में मोनोटेरपीन, ठीक है। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है, लाइक लेमन ग्रास टी भी आती है, आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं लेमन ग्रास से। फिर हम कहते हैं कुछ टॉक्सिन्स आ जाते हैं। टॉक्सिन मतलब लाइक जहर आ जाते हैं, एब्रिन और राइसिन, ठीक है। फिर हम कहते हैं लेक्टिन आते हैं कुछ, लेक्टिन में आ जाता है हमारे पास में कॉन्कावैलिन ए। फिर कुछ ड्रग्स आ जाती हैं, ये वो ड्रग्स नहीं है, ये दवाइयों वाली ड्रग्स हैं, ये दवाइयों वाली ड्रग्स है जो लाइक ये हमारे काम में ही तो आ रही है, दवाइयाँ बन रही हैं अगर इस चीज़ से, तो वो दवाइयों के पेड़ खाएंगे, पेड़ खाएंगे दवाई नहीं, हम इंसान खाते हैं यार। तो ड्रग्स में आ जाता है हमारे पास में विनब्लास्टिन और क्यूराप्टिन, ठीक है। पॉलीमराइज सब्सटेंसेस में आ जाते हैं हमारे पास में रबर, गम, सेलुलोज, ठीक है। रबर से क्या होता है, रबर यार जो हम मिटाने वगैरह के लिए काम करते हैं, गम फेविकॉल वगैरह। सेलुलोज का कहाँ पे काम होता है मैं बताती हूँ। सेलुलोज का काम होता है हमारे पेपर पल्प में, ये जो हमारे पेपर्स बने हुए हैं, ये कहते हैं ना कि प्लांट से बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं पेपर, तो वही प्लांट से भी सेलुलोज सब्सटेंस से बनते हैं, ठीक है। अब ये एक हमें कह सकते हैं कि ट्रेंड याद करना है कि कौन क्या ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, फिर होता है हमारे पास में हमारी कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन। 96% ऑफ सेलुलर पूल ये बनाते हैं, ये चारों सब्सटेंस। इनको याद रख सकते हैं हम, कौन समझ सकते हैं आप, ट्रिक ले लीजिए, CHON। वैसे तो हम लाइक जब टाइप वगैरह करते हैं तो कौन ऐसे लिखते हैं KON, बट यहाँ से भी आप कौन को याद रख सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। और इस ट्रिक को पता है हम क्लास 12th बायोलॉजी की इकोलॉजी में भी काफ़ी यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक आता है टॉपिक, तो वहाँ पे पढ़ेंगे इस बारे में। फिर आ जाता है हमारे पास में ऐश एनालिसिस। यार ऐश एनालिसिस में क्या होता है, हमने जब केमिकल एनालिसिस किया था तो हमने देखा था कि कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, कि मतलब ये हमने देखा कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब, इनके सब के बारे में। लेकिन अब हम लोग कहते हैं कि ये जो कौन है ना, ये भी प्रेजेंट होते हैं यार हमारे बॉडी के अंदर, हमारे टिश्यूज़ में, तो इनके लिए एनालिसिस करते हैं हम ऐश एनालिसिस। अब हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने वहाँ पे लिविंग टिश्यू लिया था, इस चीज़ पे गौर भी किया था कि लिविंग टिश्यू लेना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने अपना लीवर ले लिया, ठीक है, हमने लिया लीवर। अब हमने वहाँ पे क्या किया था, जैसे हमने लीवर लिया तो हमने उसको ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने लीवर लिया, अब भाई लीवर एक जो हमने लीवर लिया है वो फ्रेश वेट है, या कह सकते हैं वेट वेट है भाई, उसके अंदर काफ़ी सारा पानी वगैरह भी होगा, ठीक है, तो वो वेट वेट है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें वेट वेट नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है ड्राई वेट। तो हम क्या करेंगे, हमने लिया अपना लीवर, वो जो वेट वेट है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अब भाई कोई चीज़ गीली है तो हम क्या करते हैं, उसे धूप में रख देते हैं,
तो मान लीजिए हमने लीवर ले लिया किसी का और हमने क्या किया, उस लीवर को रखा है ऊपर छत पे धूप में। अब उसके अंदर का जो भी पानी था और भी सब था वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है। अब जब वो इवेपोरेट हो गया, हम लेके आए उस लीवर को, सूखे हुए लीवर को, क्योंकि अब वो बन गया ड्राई वेट, उसके अंदर का जो भी वेट वेट था वो निकल गया, वो बन गया ड्राई वेट। तो अब जो ड्राई वेट है हमारा लीवर, ड्राइड लीवर कह सकते हैं उसको, हमारा जो ड्राइड लीवर है, अब हम उसको क्या करेंगे, उसको जला देंगे, आग लगा देंगे उसमें, ठीक है। जलाने को हम कहते हैं कॉम्बशन। तो जब हमने उसको मतलब आग लगा दी तो क्या राख राख सी बचती है, इसलिए, और राख को हम क्या कहते हैं, ऐश, इसलिए इसका नाम है ऐश एनालिसिस, ठीक है। तो अब जो राख बच गई उसमें हम कहते हैं कि उसमें जितना भी लिविंग या कह सकते हैं ऑर्गेनिक जो भी सब्सटेंसेस थे वो सब तो उड़ गए भाई, जल गए, इवेपोरेट हो गए। अब जो ऐश बची है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे। फिर हमने देख लिया कि जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हमें यही देखने को मिले, कौन, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आगे को प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So if you like the video, then please press the like button and also share the video with your friends, and please subscribe the YouTube channel. And if you need my handwritten notes, then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes. So thank you so much.